कुवैती दिनार, ब्रिटिश का पाउंड में $1 इज इक्वल्स टू 92.15 रुपीज़ दे दिया थे, लेकिन अब तो तुम्हें 91 रुपीज़ ही देने पड़ रहे हैं ना, तो ₹1 का तुम्हें तो फ़ायदा हो गया ना। ओके, तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे, नंबर इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब ये 5 जो है वो पॉजिटिव आया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक। ठीक है, ये नया टॉपिक क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, सो व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज? ऑल द करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो जितनी भी करेंसीज हैं एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसी, उन सबको अपन क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। ठीक है, अब इंडिया के केस में देखें तो रुपीज़, जो कि इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? अपनी डोमेस्टिक करेंसी। सो इंडिया में रुपीज़ हमारी डोमेस्टिक करेंसी हो जाएगा। तो इंडिया को तो रुपीज़ को छोड़ के जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी करेंसीज़ हैं वो सब हमारे लिए, यानी कि वो सब इंडिया के लिए क्या हो जाएंगी? फॉरेन एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यूएस डॉलर, ठीक है, कुवैती दिनार, ब्रिटिश का पाउंड, जापानीज़ येन और चाइनीज़ का युआन। ठीक है, ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ये सब इंडिया के लिए क्या हो जाएंगे? फॉरेन एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जितनी भी करेंसीज़ हैं एक्सेप्ट इंडियन रुपीज़, वो सब हमारे लिए क्या हो जाएंगी? फ़ॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फ़ॉरेन एक्सचेंज मतलब कि जो भी अदर कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी, राइट। तो अब रेट मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे मुझे 100 रुपीज़ के बदले कितना डॉलर मिल सकता है, अगर मेरे पास $1 है तो मुझे कितने रुपीज़ मिल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब क्या हो जाएगा? रेट एट विच वन करेंसी इज़ एक्सचेंज्ड फॉर अनदर। ठीक है, यानी कि रेट एट विच वन करेंसी इज़ एक्सचेंज्ड, यानी कि बदला जा सकता है। ठीक है, कि अगर जैसे मेरे पास $1 है तो मुझे कितने रुपीज़ मिल सकते हैं, वो रेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो भी उस टाइम पे मार्केट में रेट चल रही होगी, राइट। सो रेट एट विच वन करेंसी इज़ एक्सचेंज्ड फॉर अदर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, कि एक करेंसी की प्राइस को हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? एक दूसरी करेंसी के प्राइस के बेसिस पे। ठीक है, कि अगर मेरे पास $1 है तो मुझे कितने रुपीज़ मिल सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं जो 100 रुपीज़ हैं उनकी वैल्यू को किससे डिटरमाइन कर रही हूँ? डॉलर के बेसिस पे, राइट। कि अगर मैं अमेरिका में हूँ, ठीक है, और मेरे पास $1 है तो मुझे इंडिया की कितने रुपीज़ मिल सकते हैं। ठीक है, उस $1 के बदले मैं इंडिया की कितनी जो पैसे हैं उनको एक्सचेंज कर सकती हूँ, राइट। $1 देके मैं इंडिया के कितने रुपए खरीद सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि 1 AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, सो 1 AUD इज़ इक्वल्स टू 65 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 65 रुपीज़ हैं तो आप 1 AUD ले सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपके पास 65 रुपीज़ हैं तो वो 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर है। ठीक है, 1 दिनार इज़ इक्वल्स टू 300 रुपीज़ होता है, 1 धीरम इज़ इक्वल्स टू ₹25 रुपीज़ होता है, 1 पाउंड इज़ इक्वल्स टू 123 रुपीज़ के अराउंड होता है, और 1 युआन इज़ इक्वल्स टू 13.36 रुपीज़ के अराउंड होता है। ठीक है, और 1 येन इज़ इक्वल्स टू 0.59 रुपीज़ के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि $1 इज़ इक्वल्स टू, तो अभी 92.15 ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे सस्ता मिलेगा। ठीक है, चाइना में अगर हम जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सस्ता है, और येन में यानी जापानीज़ में तो यानी कि जापान में तो बहुत ही सस्ता है। ठीक है, तो देखो ये अपन जो है ऐसे अपन फॉरेन एक्सचेंज के बेसिस पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे सस्ता है कहाँ पे महंगा है। ठीक है, कि अरे यूएस में तो बहुत ज़्यादा महंगाई है और देखो ऑस्ट्रेलिया में और चाइना में तो इतनी महंगाई है ही नहीं, तो देखो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो अपन कैसे डिसाइड करते हैं? परचेजिंग पावर के ऊपर डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्या पता वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो ऑस्ट्रेलिया में या फिर चाइना में, ठीक है, और यूएस में कम हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कंपैरेटिवली बस थोड़ा सा ही कम रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, सो डिपेंड करता है, राइट। चलो, तो अगर हमें कोई बोले कि इफ़ $1 कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर ₹92.15 देन वैल्यू ऑफ ₹1 विल बी। ठीक है, तो
हमें पता है यूनिटरी मेथड अपन ने बचपन में पढ़ा है, ठीक है, कि अगर हमें $1 इज़ इक्वल्स टू 92.15 रुपीज़ दे दिया तो अब हम 1 रुपीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो 1 रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू 1/92.15 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, $0.010 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, $0.010, ठीक है। और $1 इज़ इक्वल्स टू ₹92.15 है ही सही, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ करेंसी एप्रिसिएशन। वैसे नाम से पता चल रहा है कि एप्रिसिएशन मतलब बढ़ गई होगी, तो बिल्कुल सही। करेंसी एप्रिसिएशन मतलब होता है इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डोमेस्टिक करेंसी यानी कि इंडिया की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल, ठीक है। यानी कि अब हमारे इंडिया की जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा कि लेस डोमेस्टिक करेंसी इज़ रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन करेंसी, ठीक है। यानी कि अब अगर हमें फॉरेन करेंसी को बाय करना है, परचेज़ करना है, तो हमें जो है कम डोमेस्टिक करेंसी उनको देनी पड़ेगी रिटर्न में या फिर एक्सचेंज में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया के केस में क्या हो जाएगा, इंडियन रुपीज़ कब एप्रिसिएट होगा, एप्रिशिएट्स व्हेन प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम ₹92 टू ₹91। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हैं, अभी तो यहाँ पे बोला कि करेंसी एप्रिसिएशन यानी कि वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, तो यहाँ पे 92 से 91 हुई है, तो ये तो गिर गई ना। तो देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम ऐसा सोचो ना कि पहले कोई चीज़ तुम्हें, अगर जैसे कोई चीज़ तुम्हें अमेरिका से परचेज़ करनी थी, वो $1 की आती थी, ठीक है। तो पहले तुम्हें उसके 92 रुपीज़ देने होते थे, लेकिन अब तो तुम्हें 91 रुपीज़ ही देने पड़ रहे हैं ना। तो ₹1 का तुम्हें तो फ़ायदा हो गया ना। तो इसका मतलब जो करेंसी है वो एप्रिसिएट हुई है, ठीक है, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ गई है। अब यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि अरे ₹1 का ही तो फ़ायदा है, ज़्यादा थोड़ी ना है। तो देखो ऐसा नहीं है। अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो कि ₹90 से वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, ₹80 हो गई, ठीक है। तो अब तो डिफरेंस मानोगे ना, ₹10 में तो बहुत कुछ आ जाता है यार, एक पार्ले जी का पैकेट हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मुझे $1 के बदले 90 रुपीज़ देने पड़ते थे, बट अब ₹80 देने पड़ेंगे। सो ₹10 का फ़ायदा हो गया, ₹10 कम देने पड़ेंगे, राइट। सो इसीलिए स्माइली फेस बन जाएगा, ठीक है, हम लोग खुश हो जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करेंसी जो है वो एप्रिसिएट हुई है, समझ आ गया। और ये 1 रुपीज़ का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। अगर आप जो है 100 चीज़ें मंगा रहे हो, तो इसका मतलब आपको तो ₹100 का फ़ायदा हो गया ना, राइट। ऐसा सोचो। तो अब करेंसी जो एप्रिसिएट हुई है उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। सो इफ़ेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी कि जो डोमेस्टिक करेंसी यानी कि इंडियन रुपीज़ जो एप्रिसिएट हुआ है उसकी वैल्यू जो बढ़ गई है, 92 से 91 हो गई है, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो 3 इफ़ेक्ट ही होंगे, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स, दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स, तीसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ इन नेशनल इनकम, ठीक है। इनको एक एक करके समझते हैं। तो अब देखो, इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स यानी कि इम्पोर्ट्स मतलब क्या होता है, हम बाहर से जो भी सामान मंगा रहे हैं इंडिया में उनको इम्पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, हम ज़्यादा बाहर से सामान मंगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो पहले $1 के बदले अपने को $1 के बदले में अपने को कितने रुपीज़ देने पड़ रहे थे, 90 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब अपन को कितने देने हैं, ₹80 ही देने हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि अरे ₹10 कम में सामान मिल रहा है $1 का, तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान मंगाएं, ठीक है। तो इसलिए हम इम्पोर्ट्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। फॉरेन गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर, अगर देखा जाए तो फॉरेन गुड्स जो है वो रिलेटिवली चीपर हो गए, ठीक है, सस्ते हो गए, राइट। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान मंगाएंगे, राइट, क्योंकि हमें तो ₹10 का फ़ायदा हो रहा है ना। ₹1 कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मोर डॉलर, ठीक है। यानी कि ₹1 कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मोर डॉलर, हमें ज़्यादा डॉलर का फ़ायदा होगा सिर्फ और सिर्फ ₹1 दे के, ठीक है। विद सेम अमाउंट ऑफ मनी मोर गुड्स कैन बी परचेज्ड, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ मनी तो सेम है, ठीक है,
लेकिन अब हम उसमें ज़्यादा गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं जो है, ठीक है, पहले अगर कोई $1 की चीज़ जो है वो 90 रुपीज़ में आ रही थी तो मेरे पास 90 रुपीज़ थे। ठीक है, लेकिन अब वही $1 की चीज़ जो है वो 80 रुपीज़ में मिल रही है, तो मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो अब मैं वो जो 10 रुपये उनसे मैं और भी बाहर के गुड्स जो है वो ख़रीद सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा गुड्स परचेज़ कर सकती हूँ बाहर के, राइट, फ़ॉरेन के। तो अब क्या हुआ, इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, ठीक है। नाउ सेकंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या होते हैं कि हम जो भी सामान बाहर भेजते हैं, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ में हम जो भी सामान भेजते हैं, ठीक है, जो भी सेल करते हैं प्रोडक्ट्स, उनको एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक्सपोर्ट्स में कमी आ जाएगी, यानी कि बाहर के लोग हमसे कम सामान खरीदेंगे। पहले उन लोगों को क्या लग रहा था कि वाओ यार, $1 देने से हमें 90 रुपीज़ का सामान मिल रहा है, ये तो बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमें $1 देने के बाद 80 रुपीज़ का सामान मिल रहा है, यानी कि उन लोगों का तो 10 रुपये का नुकसान हो गया ना। पहले उन्हें $1 दे के 90 रुपीज़ का सामान मिल रहा था और अब $1 दे के उन्हें 80 रुपीज़ का सामान मिलेगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब उनकी कंट्री में इंपोर्ट्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, डोमेस्टिक गुड्स कॉस्टली फॉर फॉरेन। ठीक है, फॉरेन गुड्स को क्या लगेगा कि अरे डोमेस्टिक गुड्स यानी कि हमारे जो गुड्स हैं वो तो महंगे हो गए, है ना। तो इसलिए वो लोग क्या करेंगे कि बाय लेस डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, वो लोग हमारी कंट्री से जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उन्हें कम खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, राइट। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं कि पहले उन्हें $1 दे करके 90 रुपीज़ का सामान मिल रहा था, लेकिन अब वो 90 रुपीज़ का सामान उन्हें नहीं मिलेगा। अब उन्हें $1 में सिर्फ 80 रुपीज़ का ही सामान मिलेगा। ठीक है, 90 रुपीज़ अगर उनको देने हैं तो उन्हें और एक्स्ट्रा डॉलर देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर उन्हें 90 रुपीज़ वाला सामान चाहिए तो। ठीक है, चलो थर्ड आ जाएगा, डिक्रीज़ इन नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कैसे गिर जाएगी वो देखते हैं। तो देखो, हमें पता है कि नेशनल इनकम हम कैसे निकालते थे, जो कि हमारा एक्सपेंडिचर वाला मेथड होता था, उसमें कैसे निकालते थे, C+I+G+X-M, ऐसे ही निकालते थे। ठीक है, C यानी कि जो भी कंज्यूमर्स का एक्सपेंसेस होते थे, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और X-M यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स होता था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इसका मतलब नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि देखो एक्सपोर्ट्स में कमी आ गई है और इंक्रीज़ क्या हो गए, इम्पोर्ट्स, यानी कि इम्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट्स कम है यानी कि 5 है, और इम्पोर्ट ज़्यादा है मतलब कि 10 है। तो 5 - 10 करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, -5 यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव में आए, ठीक है, माइनस में आए, तो नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें X-M की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो वो कम करेगा हमारे इस पूरे आंसर को। ठीक है, तो इसीलिए नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं और इंक्रीज़ कर दिया इम्पोर्ट्स को। ठीक है, इम्पोर्ट्स ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट्स कम करेंगे इसीलिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाएगा करेंसी डेप्रीसिएशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था करेंसी एप्रीसिएशन, जिसमें डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई थी इन कंपैरिजन टू फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो अब करेंसी डेप्रीसिएशन, नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई। बिल्कुल सही, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी की कंपैरिजन में डिक्रीज़ हो गया हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में। इसका मतलब क्या हुआ कि मेक्स डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल, यानी कि अब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। ठीक है, लेस वैल्यूएबल हो गई है अब वो। और क्या हुआ, मोर डोमेस्टिक करेंसी इज़ नीडेड टू बाय फॉरेन करेंसी। अब हमें ज़्यादा डोमेस्टिक करेंसी लगेगी अगर हमें फॉरेन करेंसी को बाय करना है तो। ठीक है, रुपीज़ कब डेप्रीसिएट होगा, जब रुपीज़ डेप्रीसिएट्स व्हेन प्राइस ऑफ $1 राइजेस फ्रॉम ₹81 टू ₹82। ठीक है, अब फिर से तुम लोगों को वही लग रहा होगा कि अभी तो बोला था कि डेप्रीसिएट हो रहा है, यानी कि वैल्यू तो कम होनी चाहिए थी, 82 से 81 होना चाहिए था, यहाँ तो उल्टा लिख दिया आपने। तो देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, 81 से 82 हुआ है, तुम्हें लग रहा होगा ₹1 का ही तो फ़र्क है। तो देखो ऐसा नहीं है, हम इसको बड़े फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ₹80 से मान लो कि ₹90 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा तुम्हें लगा होगा कि हाँ यार, ₹10
बढ़ गया, ठीक है। पहले $1 के बदले हमें 80 रुपीज़ देने होते थे, लेकिन अब हमें $1 के बदले में 90 रुपीज़ देने होंगे, यानी कि 10 रुपये और एक्स्ट्रा देने होंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहले मुझे ₹80 देने पड़ते थे $1 ख़रीदने के लिए, लेकिन बट अब ₹10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे $1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो सैड वाला फेस हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब याद कैसे रखना है, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन में वैल्यू तो कम हो रही है करेंसी की, लेकिन जो नंबर है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है। और करेंसी एप्रिसिएशन में क्या था, वैल्यू तो बढ़ रही थी, क्योंकि नाम से ही था करेंसी एप्रिसिएशन, तो वैल्यू तो बढ़ रही थी डोमेस्टिक करेंसी की, लेकिन जो नंबर था वो 82 से 81 हुआ था, ठीक है, वो 90 से 80 हुआ था, राइट। तो अब याद कैसे रखना है, देखो शॉर्ट ट्रिक है मेरी कि नंबर इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब रुपीज़ कमज़ोर हुआ है, ठीक है। इसका उल्टा भी याद रख सकते हो कि नंबर अगर कम हुआ है तो रुपीज़ जो है वो ताकतवर हो गया है, ठीक है। तो नंबर अगर बड़ा है, नंबर बढ़ गया, ठीक है, यानी कि नंबर 80 से 90 हो गया, इसका मतलब रुपीज़ कमज़ोर हुआ है, रुपीज़ कमज़ोर हुआ है, इसका मतलब करेंसी डेप्रिसिएट हो गई है, ठीक है। अब हम इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं डेप्रिसिएशन के, यानी कि करेंसी डेप्रिसिएशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, करेंसी डेप्रिसिएट हुई उससे क्या क्या असर हुआ, ठीक है। तो वही 3 होंगे, इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स एंड इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, ठीक है। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स यानी कि अब हम जो है, यानी कि अब बाहर के लोग जो है वो हमसे ज़्यादा सामान खरीदेंगे, ठीक है। फॉल इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई, ठीक है। तो पहले जो बाहर के लोग थे वो क्या सोच रहे थे कि अरे $1 देने से हमें 80 रुपये का सामान मिलेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि $1 देने से हमें 90 रुपये का सामान मिलेगा, अरे वाह 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है हमें, तो चलो फटाफट से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स, फटाफट से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब फॉरेन करेंसीज़ के लोग क्या सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान परचेज़ करते हैं, तो इंडिया के लिए डोमेस्टिक करेंसी के लिए वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे, ठीक है। बाहर के लोग ज़्यादा हमारा सामान खरीदेंगे, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ डॉलर में मोर गुड्स कैन बी परचेज्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। पहले $1 उन्हें देना था, लेकिन वो 80 रुपीज़ का ही सामान ले सकते थे, लेकिन अब उसी $1 में उन्हें 90 रुपीज़ का सामान मिल रहा है, यानी कि अमाउंट ऑफ मनी तो सेम है, अमाउंट ऑफ डॉलर तो सेम है, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा गुड्स मिल रहे हैं, राइट। हम ज़्यादा गुड्स परचेज़ कर सकते हैं वो लोग, ठीक है, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे, तो इसलिए इंडिया का एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएगा। अब अगर अपन देखें सेकंड, तो डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स, यानी कि हम इंडिया के लोग जो है बाहर से कम सामान मंगाएंगे, ठीक है। कम सामान क्यों मंगाएंगे, क्योंकि पहले हमें $1 के बदले में, पहले हमें 80 रुपये दे के $1 का सामान मिल रहा था, लेकिन हमें वही अब 90 रुपये दे करके $1 का सामान मिलेगा, तो हमारे लिए तो 10 रुपये महंगा हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, कम सामान मंगाएंगे बाहर से, ठीक है। तो इसीलिए इंडियंस विल पे मोर रुपीज़, ठीक है, इंडियंस के तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, तो इसलिए वो लोग इम्पोर्ट्स को कम कर देंगे, यानी कि बाहर से सामान कम मंगाएंगे, ठीक है। फॉरेन गुड्स बिकम कॉस्टली, ठीक है, फॉरेन गुड्स जो है वो कॉस्टली हो जाएंगे हमारे लिए, क्योंकि हमें 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, राइट। और लास्ट का इफेक्ट आएगा डेप्रिसिएशन का, इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कैसे बढ़ जाएगी, तो देखो हमें पता है कि जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C+I+G+X-M, ठीक है। तो ये जो X-M होता है ये नेट एक्सपोर्ट्स होता है, राइट। X मतलब एक्सपोर्ट्स, M मतलब इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो अब इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम कैसे हुआ, तो देखो डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स और इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है और इम्पोर्ट्स कम है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, इम्पोर्ट्स कम है, तो इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे। अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, कैसे, देखो एक्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू कितनी है, 10 है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और M मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट होता है, तो उनकी वैल्यू हमने 5 अज्यूम कर ली, क्यों, क्योंकि हम जो है कम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये 5 जो है वो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव है, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, तो इसीलिए इंक्रीज़ हो गया नेशनल इनकम में, ठीक है। तो
यहाँ जा कर के अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।